बेनीवाल जी कल आने वाले थे। बेनीवाल जी आपके प्रदर्शन में आए ही नहीं, कुछ विशेष कारण या के लिए हनुमान बेनीवाल जी से कौन सी नाराज़गी रखूँ कि वो नहीं आए। नाराज़गी है तो सबसे है, ये और लोगों को भी आना चाहिए ना। कांग्रेस के कौन से आए, बीजेपी के कौन से आए। तो राजस्थान के नेताओं की भी संवेदना मर चुकी है। और राजस्थान में क्या, मैं पूरे भारत में बता रहा हूँ, 99% नेता बनने लायक नहीं है। मैं जरूरत नहीं है एंडिंग फंडिंग होंगी। हम बड़े मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। एक भी पैसे के लिए किसी बच्चे से नहीं बोला गया, ना कोई ग्रुप में, ना कहीं। मैं तो 6 साल से कर रहा हूँ, मुझे तो कभी नहीं पड़ी। राजस्थान में किसकी चल रही है? मदन राठौड़ जी ने हमें भरोसा दिलाया 2 दिन में एग्जाम आगे बढ़ा देंगे। आज मदन राठौड़ जी फ़ोन नहीं उठा रहे। कार्यालय गए तो कार्यालय में कह रहे हैं कि मदन राठौड़ जी तो कार्यालय आ ही नहीं रहे आजकल। राजस्थान सरकार के अधिकारी मेरे को लग रहा है ना समझ नौसिखिया है, तो समझ ही नहीं रहे। आरपीएससी पता नहीं भांग पी के बैठे, मुझे लग रहा है वो, उन्हें बुद्धि नहीं है कि ऐसे एग्जाम टकरा। नमस्कार, मेरा नाम अपेक्षा अग्रवाल और आप देख रहे हैं राजस्थान वन। करीबन 6 बज रहे हैं, सुबह से शाम तक कम से कम 2 हफ्ते से ये जो युवा आप देख रहे हैं ना, ये धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। कुछ तो यहाँ पे भूख हड़ताल करके बैठे हैं। क्यों? ताकि फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा जो है वो पोस्टपोन्ड हो जाए। और सिर्फ यही नहीं, आरएएस की परीक्षा की भी इन्होंने बोली थी, कल 17 तारीख आ गई है, कल 17 और 18 को पेपर हो जाएगा। लेकिन अभी भी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा के लिए वक्त बाकी है और उसी की छोटी सी एक उम्मीद लिए यहाँ पे युवा बैठे हैं। आज भी धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, सुबह से लेके अभी तक भी भूखे बैठे हैं। और अभी हमारे साथ है युवा नेता मनोज मीणा, उनसे बात करते हैं कि क्या मांग है, क्या वो कहना चाहते हैं सरकार से। नमस्कार सर। नमस्कार। देखो, ऐसा है, सरकार बिल्कुल असंवेदनशील हो चुकी है। ये बच्चे 6 दिन से धरने पे बैठे हैं, 4 दिन से इनसे बैठे नहीं, तबीयत खराब हो रही है, लेकिन सरकार ना तो कोई मिलने का इनसे प्रयास कर रही, ना इनसे कोई बात कर रही। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि राजस्थान में सरकार बच्चे नहीं है। और ये बच्चे छोटे से मांग कर रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम को 3 महीने के लिए पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि नेट यूजीसी का एग्ज़ाम टकरा रहा है, ठीक है। और यूपी में टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कैंसिल करा है, हरियाणा में भी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता? मेरे को बताओ। अब राजस्थान में भी एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए और ये न्याय संगत हम मांग कर रहे हैं, कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है राजस्थान में कहीं सरकार चल नहीं रही। पता नहीं राजस्थान में किसकी चल रही है। मदन राठौड़ जी ने हमें भरोसा दिलाया 2 दिन में एग्जाम आगे बढ़ा देंगे। आज मदन राठौड़ जी फ़ोन नहीं उठा रहे। कार्यालय गए तो कार्यालय में कह रहे हैं कि मदन राठौड़ जी तो कार्यालय आ ही नहीं रहे आजकल। घर गए तो कह रहे घर भी नहीं आ रहे। तो मुझे लगता है मदन जी कहीं जयपुर से बाहर चले गए और कहीं छुप के बैठ गए कि बच्चे पकड़ ना ले गए मुझे। तो आप देख लो कि किस प्रकार से झूठ बोलने का काम कर रही है सरकार। और भजन लाल जी खुद ये कह रहे थे 4 दिन पहले कि हम आपकी बात करेंगे, आपकी मांग जायज़ है, हम अधिकारियों से बात करेंगे। एक मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश देता है, बात करता है, बताओ मेरे को? वो तो सर्वे सर्वा है राजस्थान का। ये कहना चाहिए कि मैं अधिकारी को निर्देश दूंगा और काम कराऊंगा, और वो कह रहा है मैं बात करूंगा। तो मुझे लगता है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल नहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री शेखर अग्रवाल जी है, जो इस समय पावर में हैं और अपनी मन मर्जी से काम कर रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे, ना किसी की मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिखाता है राजस्थान में सरकार नहीं, राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी का राज चल रहा है। और ब्यूरोक्रेसी का ही मुख्यमंत्री राजस्थान में बना हुआ है शेखर अग्रवाल। राजस्थान में एक घोषित आपातकाल चल रहा है, ना सरकार दिखाई दे रही है, ना सरकार कहीं भी सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि राजस्थान की सरकार की संवेदना भी इनके बच्चों के लिए मर चुकी है और ये सरकार नाम मात्र की चल रही है। लोकतंत्र राजस्थान में ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जब सरकार ही नहीं है तो लोकतंत्र भी राजस्थान में कहाँ बचा है। अगर लोकतंत्र है तो इन बच्चों की मांग सुनो। ये लोकतंत्र में अपनी जायज़ मांग कर रहे हैं, कोई गलत बात थोड़ी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को बच्चों की ओर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, चले, आपने ये बोला कि भजनलाल सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आप इतने वक्त से यहाँ पे ये आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन पे बैठे हैं, इसकी फंडिंग के बारे में मुझे आप कुछ बताएंगे कि इसकी फंडिंग का क्या है? आरएएस के भी कुछ मामले सामने आए हैं, आपको पता होगा, तो आप इसकी फंडिंग के बारे में आप मुझे बताएं थोड़ा। देखो, ऐसा है, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि आप मीडिया साथी ऐसे सवाल कर रहे हैं। बाकी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आरएएस का क्या हुआ, ना तो मैं धरने में शामिल था, तो उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। यहाँ पे 2 तो नेट बिछ रही है, एक साउंड लगा रखा है, और ये 500-700 रुपये की व्यवस्था है। और ये 500-700 रुपये की व्यवस्था हमने खुद कर रखी है मैंने, ठीक है। इसके लिए किसी बच्चे से, किसी कोचिंग से, किसी और व्यक्ति से हमने कोई एक पैसा नहीं लिया। ये लड़ाई पूरी खुद हम हमारे कंधों पर लड़ रहे हैं और हमें ज़रूरत नहीं है एंडिंग फंडिंग होंगी। हम बड़े मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। एक भी पैसे के लिए किसी बच्चे से नहीं बोला गया, ना कोई ग्रुप में, ना कहीं। ये बच्चे जब धरने पे आ रहे हैं, आप किसी से बात करो, कोई बच्चा आपको कुछ कहे, तो कहीं ना कहीं हम एक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि फंडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है आंदोलन में।
मैं तो 6 साल से कर रहा हूँ, मुझे तो कभी नहीं पड़ी, मैंने तो कोई फंडिंग ही नहीं करी। आप आपके सामने बैठा हूँ, दरी बिछा के बैठा हूँ, अब दरी बिछाने में क्या फंडिंग चाहिए बताओ मुझे, हैं? कोई यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि इधर नाश्ते चल रहे हो, इधर कोई और कोई प्रोग्राम हो रहा हो, इधर कोई और कोई व्यवस्था चल रही हो, तो यहाँ तो कुछ नहीं है, नॉर्मल धरना चल रहा है। फंडिंग की ज़रूरत कहाँ है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये चलिए चीज़ हमको अच्छी जानने को मिली इनसे कि ये खुद जो कर रहे हैं अपने बलबूते पे कर रहे हैं, युवा के बलबूते पे कर रहे हैं। लेकिन बेनीवाल जी कल आने वाले थे, बेनीवाल जी आपके प्रदर्शन में आए ही नहीं, कुछ विशेष कारण या कुछ वजह? नहीं, बेनीवाल जी से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि मैं आऊँगा, और फिर अचानक से एक SMS अस्पताल में एक राजेश नाम से एक युवक का कोई मामला आया, जो शायद उन्होंने कोई सुसाइड टाइप कुछ मामला था, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी किसी कॉलेज प्रशासन से परेशान हो गए, तो वो वहाँ चले गए SMS अस्पताल में। फिर मेरी बात हुई थी बीच में, तो उन्होंने मेरे को कहा मनोज इनके परिजन यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं इस चक्कर में आपके बीच पहुँच नहीं पा रहा। इनकी कोई बात नहीं, अगर आप वहाँ धरने पे बैठे हो, बाकी हम तो लड़ ही रहे हैं। और मेरा तो ये है कि सब नेताओं को सपोर्ट करना चाहिए, यहाँ तो कांग्रेस के भी नहीं आ रहे, बीजेपी के भी नहीं आ रहे, तो मैं अकेले हनुमान बेनीवाल जी से कौन सी नाराज़गी रखूँ कि वो नहीं आए। नाराज़गी है तो सबसे है कि और लोगों को भी आना चाहिए ना, कांग्रेस के कौन से आए, बीजेपी के कौन से आए। तो राजस्थान के नेताओं की भी संवेदना मर चुकी है, और राजस्थान में क्या, मैं पूरे भारत में बता रहा हूँ, 99% नेता बनने लायक नहीं है, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, और वो जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल जो है, जैसे कांग्रेस हो गई, भाजपा हो गई, हनुमान बेनीवाल आपका पर्सनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको भी बोलते हैं, वो भी युवा नेता हैं। नहीं, हम साथ में लड़ रहे हैं ना शहीद स्मारक पे, 50 दिन साथ बैठे शहीद स्मारक पे, तो हम साथ लड़ रहे हैं, तो साथ में तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन कल उनका किसी कारण वसाना नहीं हुआ, बाकी तो और बात कोई ज़रूरत पड़ेगी तो उनके हिसाब से उनको मैसेज पहुँचेगा, तो वो तय कर लेंगे कि बच्चों के बीच में वो कब पहुँचेंगे। बाकी तो हमने कल सबसे अपील करी है कि सबका स्वागत है, सबको आना चाहिए, ये बच्चों की लड़ाई है और इसमें कोई पर्सनल कुछ नहीं है, और जो भी आओ बच्चों की मदद करो। तो ऐसा कोई मामला नहीं है कि हम कोई हनुमान बेनीवाल जी से नाराज़ हो या हनुमान बेनीवाल जी हमसे नाराज़ हो। वो छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं शहीद स्मारक पे, हम भी साथ में ही लड़ रहे हैं। पिछले 6 दिन से मैं बस यहाँ बैठा हूँ, फ़र्क इतना है, नहीं मैं भी उन्हीं के साथ बैठा था। तो बाकी तो जैसा उनको उचित लगेगा वैसा उस समय निकाल के उनका मन होगा तब आ जाएंगे। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए कि आप बोल रहे हैं कि नेट का पेपर और जो फर्स्ट डे का पेपर है वो साथ में हट रहा है, आपका सबसे बड़ा मुद्दा यही है, तो आप पेपर नहीं, आप मेरा सवाल ये है कि आप पेपर की मांग 10 दिन की, 5 दिन की, आगे पीछे की भी कर सकते थे, 3 महीने की आपने क्यों करी कि बिल्कुल ही महीनों आगे पेपर बढ़ा दीजिए? इसकी कोई खास वजह? खास वजह है ना, अभी MA फाइनल ईयर, BEd फाइनल ईयर के बच्चों का परिणाम नहीं आया, कई सारी यूनिवर्सिटियों ने एग्ज़ाम नहीं ली, शेड्यूल ही नहीं डाले, तो कम से कम शेड्यूल डालेंगे, परिणाम आएगा, तो करीबन कम से भी कम 2-3 महीने लगेंगे उन बच्चों को, क्योंकि वो 1 लाख बच्चे रिपेयरिंग वाले। तो क्या हम ये कहते कि 10 दिन आगे बढ़ा दो, रिपेयरिंग वाले बच्चों को मार दो? ऐसा तो नहीं कह सकते ना, वो भी तुम्हारे साथ बैठे ना, ये भाई तमाम भाई है, इनमें से कई सारे रिपेयरिंग वाले बच्चे हैं जो इसलिए बैठे कि उन्हें मौका मिलेगा। तो इनकी लड़ाई नहीं है कि इनकी भी लड़ाई है ना। तो 3 महीने की न्याय संगत मांग इसलिए है कि सबके साथ न्याय और सबको मौका मिले, इसीलिए 3 महीने की मांग रखी है। और बाकी नेट UGC एग्जाम टकरा रही है, हरियाणा ने पोस्टपोन कर दिया, यूपी ने पोस्टपोन कर दिया नेट के चलते, तो राजस्थान सरकार के अधिकारी मेरे को लग रहा है ना समझ नौसिखिया है, जो समझ ही नहीं रहे। RPSC पता नहीं भांग पी के बैठे, मुझे लग रहा है वो, उन्हें बुद्धि नहीं है कि ऐसे एग्जाम टकरा रही है, कैसे देंगे बच्चे बताओ? कॉलेज प्रोफेसर का एग्जाम दिसंबर में है, अगर उन्हें वो देना है तो नेट पास करना जरूरी है, और नेट में 30 साल की उम्र होती है, 30 साल के बाद में वो दे ही नहीं पाएंगे नेट को, तो ना तो कॉलेज प्रोफेसर बन पाएंगे, ना वो फर्स्ट ग्रेड में नौकरी लग पाएंगे, तो वो तो ज़िंदगी भर बेरोजगार रह जाएंगे ना। क्यों? सिस्टम की कमी के कारण से रह जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू चल रहे हैं, संस्कृत लेवल 2 के इन्होंने DB शेड्यूल जारी कर दिया, तो कहीं ना कहीं तो अलग अलग चीज़ें एक समय पे इन्होंने शुरू कर दी। संभव कैसे बताओ? एक आदमी 2 जगह पेपर कैसे देगा? किसी का बीकानेर होगा, किसी का जयपुर होगा, तो ये तो बहुत बड़ा संकट है ना युवाओं के साथ। तो ने बोला कि भजनलाल सरकार इसलिए आनंद फानन में पेपर करा रही ताकि पेपर लीक ना हो जाए, कितना बड़ा मुद्दा है आप जिताए। अच्छा, आप बिल्कुल ही आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, लेकिन मुझे एक बात बताया कि पेपर छप बहुत पहले गए थे, आंदोलन आपने करीबन 15 दिन पहले शुरू किया, क्यों? आप आंदोलन की मांग उठाते, आप आगे बढ़ाने की डेट मांग उठाते, आप पहले ही उठा लेते, आपको पहले भी तो डेट तो अभी दी है ना, NTA ने अभी जारी की और RPC ने अभी जारी किया, हमें फॉर्म भरवाया था, हमें विश्वास था। तो धांधली RPC में हुई, धांधली RPC बिल्कुल RPC में हुई, और ये कोई नई बात नहीं है, NTA कोई पहली बार एग्ज़ाम नहीं करवा रही है, फर्स्ट ग्रेड भी पहली बार नहीं करवा रही, हमेशा एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में होते, ये पहली बार ऐसे एग्ज़ाम हुआ
जो जून जुलाई में हुआ। वरना देखो पिछली बार कोरोना के टाइम शायद जनवरी में हुआ था एग्ज़ाम, लगातार अक्टूबर नवंबर में हो रहा है। अगर ऐसी ही तारीख आगे बढ़ती रही परीक्षाओं की तो कितनी ही तारीखें आगे बढ़ जाएगी, कितनी ही परीक्षाएं आगे बढ़ जाएगी? आप तो पहले मुझे इसका जवाब दीजिए। देखिए कि ये आपका जो सवाल था वो बिल्कुल सही था कि ऐसे ये जो एग्ज़ाम होते हैं पोस्टपोन्ड होते हैं, इससे काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं। जैसे कि अभी वीडियो का पेपर था, उसका उन्होंने डेट आगे किया, पटवारी का आगे किया, लेकिन उनका जब शेड्यूल था जो भी था उन्होंने किया, लेकिन उससे आमजन तो जो बच्चे थे वो परेशान तो है ना। लेकिन जो ये भर्ती है इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चे इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। बच्चे कहते हैं कि हमारा उस दिन पेपर क्रॉस हो रहे हैं, जैसे संस्कृत वालों का भी हो रहा है, पॉलिटी वालों बच्चों का भी हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत से बच्चे जो ये बैठे हैं इनके ना जो अभी एमएससी का जो रिज़ल्ट आना चाहिए, इस बार स्पेशल मेंशन है कि पेपर से पहले रिज़ल्ट आना चाहिए, इनका रिज़ल्ट नहीं आया है। और जो बच्चे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर देंगे अभी नवंबर दिसंबर में होगा, अगर उन्होंने नेट नहीं दिया तो उस पेपर के लिए अपीयर नहीं होंगे। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि अगर गवर्नमेंट वाकई में इस चीज़ को सोचती है तो उनको मतलब इन बच्चों को यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं थी मेरे हिसाब से, क्योंकि दो पेपर अगर सेंटर और स्टेट का क्रॉस हो रहा है तो फिर कोई ना कोई अदर ऑप्शन उसका ढूंढना ही चाहिए। राठौड़ जी ने आपको आश्वासन दिया, आपको बाकी विधायकों बाकी नेताओं ने आपको आश्वासन दिया, फिर भी आप ये सोच रहे हैं कि भजनलाल सरकार आपको कोई आश्वासन नहीं दे रही है, आपको इतना टाइम हो गया बैठे हुए। कम से कम अगर जनप्रतिनिधि किसी को चुना जाता है ना, पहला बात तो ये होता है कि उसको ऐसी रूम में बैठने के लिए हम लोग नहीं चुनते हैं। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, जनप्रतिनिधि को अपनी सिक्योरिटी के साथ बच्चों की बात सुनने एक बार ज़रूर आना चाहिए। सब देश पे संकट आया, सबने मिल के उसका सॉल्यूशन कराना, सबने मिल के साथ दिया। तो अब भी अब हम लोगों ने तो सरकार का साथ दे दिया। जब सरकार ने गाइडलाइन दी कि ब्लैकआउट करो, हमने ब्लैकआउट कर दिया। अब हमारा तो भविष्य ब्लैकआउट हो रहा है, वो सरकार को नहीं दिख रहा है। हम एलिजिबल नहीं होंगे तो फिर करें क्या? अगर सरकार आरपीएससी 2-3 महीने एग्ज़ाम डिले कर देगी तो उसमें किसी का क्या चला जाएगा? एक ही क्वेश्चन है, उससे सरकार पे कोई वित्तीय भार तो बढ़ नहीं रहा है कि हम उन पे बोझ बन रहे हैं। 4 दिन मेरे को हो गए, सिर्फ पानी से काम चला रहे हैं, खाया कुछ नहीं है अभी तक। मेडिकल टीम भी आई थी, कल रिपोर्ट लेके गई। ठीक है, बीपी डाउन था, वो दीदी थे उनका बीपी बहुत हाई था। ठीक है, कल वो तबीयत बिगड़ गई थी, उनको लेके गए, वापस आ गए। ठीक है ना, तो बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन मांगे मान नहीं रहे हमारी। तो ये आरएस का पेपर कल परसों है, आपके में 6 दिन करीब कुछ रह गए हैं, आपको क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी? देखो, आरएस का मुद्दा अलग था, हमारा मुद्दा अलग है, लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार माने। चारों तरफ से आश्वासन ही आश्वासन मिले हैं। हम सीएम के पास में भी गए, भजनलाल जी के पास में, उन्होंने भी आश्वासन दिया, बोले कि हम अधिकारी से बात करेंगे। मदन दिलावर जी के पास में गए, मदन राठौड़ जी के पास में गए, हम बहुत सारे विधायकों से मिले, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया कि हाँ आपका काम हो जाएगा, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे, हमारा काम नहीं हुआ। ठीक है, नेट यूजीसी का एग्ज़ाम डेट टकरा रहा है, और अपीयरिंग वाले बच्चे जो ऑपरेशन सिंदूर के चलते एग्ज़ाम डेट उनकी लेट कंडक्ट कराई, तो अब वो बार हो रहे, तो उनको मौका मिलना चाहिए। और अभी तक आज दिन तक का समय है, नेट यूजीसी का एग्ज़ाम हमेशा जून और दिसंबर में ही होता है, और आरपीएससी ने, उनको पता था कि नेट यूजीसी का एग्ज़ाम जून और दिसंबर में होता है, तो उन्होंने जून में एग्ज़ाम रखा है क्यों? उनको उस पहले सोचना चाहिए था। उनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं था इस बार। और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू है अभी उसी टाइम पे, तो वो कैसे एक साथ करेंगे मुझे यही नहीं पता। लोग बाहर होंगे, दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, तो लोग अगर नेट नहीं देंगे तो फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कैसे देंगे? ठीक, बड़ी गुहार के साथ जो युवा यहाँ पे बैठा है ना, कुछ युवा मैंने आपको पहले भी बताया कि वो भूख हड़ताल पे बैठा है, सिर्फ पानी से काम चला रहा है। उनकी आज भी सिर्फ एक गुहार है कि फर्स्ट ग्रेड को पोस्टपोन करो। और जो आपने वीडियो में सुना कि वो यही कह रहे हैं कि आरपीएससी में धांधली है, कि उन्होंने आरपीएससी का कैलेंडर ही ऐसा क्यों बनाया। अभी भी फर्स्ट ग्रेड में काफ़ी दिन बाकी है, आरएस का पेपर कल है, लेकिन अभी भी ये देखना बाकी है कि क्या ये परीक्षा आगे बढ़ती है, स्थगित होती है, 3 महीने बाद क्या होगी ये परीक्षा या नहीं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज राजस्थान में, और इसी पर पूरे मुद्दे पे आप एक बार अपनी राय रख के हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिएगा राजस्थान 1 के साथ।